चलो देखिएगा, पिछली क्लास के अंदर एल अनुभाग फिल्टर का डायग्राम समझाया था और डायग्राम के साथ साथ इसकी क्रिया विधि समझाई थी। आज इसकी पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन कंप्लीट करनी है और हो सकता है अगला फिल्टर भी आज थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन इसकी भी थोड़ी सी बड़ी है। अब ये ना देखते जाओ किस तरीके से बड़ी आ रही है इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सुनो जरा, आज देखिएगा, सुने, हमने पूर्ण तरंग दिष्टकारी से जो निर्गम आउटपुट मिलता है उसको फुरिये समीकरण की सहायता से किस प्रकार लिखते हैं वो लिखने का तरीका आपको बताया था। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण तरंग दिष्टकारी की सहायता से या पूर्ण तरंग दिष्टकारी से प्राप्त निर्गम संकेत या निर्गम वोल्टता V नॉट फुरिये समीकरण से निम्न प्रकार से दी जाती है, निम्न प्रकार से दी जाती है। देखो देने का तरीका क्या है, V नॉट इक्वल टू 2em बट्टा पाई माइनस का 4 मत रखना इस पे, इधर 4em बट्टा 3 पाई cos 2 ओमेगा टी माइनस 4em बट्टा 15 पाई इसका cos 4 ओमेगा टी। चलो सुनो, पिछले वाले फिल्टर के अंदर भी हमने आपको बताया था कि आउटपुट अपन फुरिये श्रेणी से पूर्ण तरंग दिष्टकारी के लिए इस प्रकार से देते हैं, ठीक है ना। ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद भी रखना है, हमने पहले ही कहा था, क्योंकि पहले जो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस था उसके अंदर इसका डेरिवेशन पूरा का पूरा कंप्लीट है, लेकिन अभी हमको इसके डेरिवेशन से कोई काम नहीं है खास, तो अभी हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे क्योंकि पिछले वाले फिल्टर के अंदर भी हमने याद रखा था। अब सुनो, बड़े काम की चीज तो अब आने वाली है। ये जो वोल्टता है, इस वोल्टता का यदि अपन प्रथम पद देखें तो इस प्रथम पद के अंदर कहीं पे भी समय नहीं है, और जो वोल्टता समय पर निर्भर करने वाली नहीं होती उसको अपन दिष्ट वोल्टता कहते हैं। तो कुल मिला के एक बात ये क्लियर है कि ये जो समीकरण नंबर फर्स्ट है इसका पहला पद किसको इंडिकेट करता है, दिष्ट वोल्टता को इंडिकेट करता है। तो हमारी लाइन आएगी, समीकरण 1 का प्रथम पद समय पर निर्भर नहीं करता है, समय पर निर्भर नहीं करता है, अतः यह दिष्ट वोल्टता होगी, अतः यह दिष्ट वोल्टता होगी। दिष्ट वोल्टता को लिखते हैं अपन ईडीसी से, तो अपन को आंसर मिल गया ईडीसी का मान 2em बट्टा पाई, समीकरण नंबर देंगे तो। अब सुनना आगे, अपन उर्मी का गुणांक ज्ञात करने आए हैं और हमने देखा है कि जो एल अनुभाग फिल्टर है उस एल अनुभाग फिल्टर के अंदर जो लोड प्रतिरोध RL है उसके समांतर क्रम के अंदर कौन जुड़ा हुआ है, संधारित्र। जब भी संधारित्र की बात की जाती है तो वोल्टता से रिलेशन दिया जाता है, और जब भी हम कुंडली की बात करते हैं तो धारा से रिलेट करते हैं। तो यानी जब भी आप संधारित्र के लिए बात कर रहे हो और उर्मी का गुणांक ज्ञात करनी है तो वोल्टता का अनुपात लिया जाएगा, और जब भी आप केवल किसकी बात कर रहे हो, कुंडली की बात कर रहे हो, तो उस कंडीशन के अंदर धारा का अनुपात लिया जाता है। ये मैंने पिछली क्लासों के अंदर कई बार बोला है, ठीक है ना। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना है जिससे अपन को ये पता रहे कि अपन को ज्ञात क्या करना है। अपन ने बड़ी आसानी से ज्ञात कर लिया क्या, ईडीसी। अब अपन को ज्ञात करना है ईएसी। अब ईएसी ज्ञात करने का थोड़ा जो प्रोसेस है वो क्या है, थोड़ा लेंथी है,
लेकिन अपन उस लेंथ को भी थोड़ा शॉर्ट करके ही बताएंगे, यानी किस तरीके से होता है वो पूरा का पूरा अपन कवर करेंगे, ठीक है ना। दो मेथड होते हैं ज्ञात करने के, तो अपन उस मेथड का बताएंगे, तो दोनों मेथड यहाँ पे, लेकिन आपको लिखवाएंगे रजिस्टर के अंदर वो मेथड जो आसान हो और क्या हो, सबसे सीधा हो, ठीक है ना। चलो समीकरण नंबर दे दिया अपन ने 2। अब हमें ज्ञात करना है ईएसी, क्योंकि उर्मी का गुणांक ज्ञात करने के लिए ईएसी के अंदर ईडीसी का भाग लगा देंगे तो अपन को इसका रिपल फैक्टर मिल जाएगा। तो ईडीसी तो बड़ा सिंपल मिल गया, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता और समय पर निर्भर ना करने वाली वोल्टता कहलाती है दिष्ट वोल्टता। अब बात करते हैं अपन इसका दूसरा पद। सर टाइम पे डिपेंड है, चलो आ जाओ तीसरा पद, ये भी टाइम पे डिपेंड है, और आगे के जितने भी पद आते हैं वो सारे के सारे किस पे डिपेंड करते हैं, टाइम पे डिपेंड करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, प्रत्यावर्ती घटक है। सारे के सारे क्या है, प्रत्यावर्ती घटक है। अगर ये सारे के सारे प्रत्यावर्ती घटक है तो सबको तो अपन वोल्टता के अंदर कंसीडर कर नहीं सकते। तो अब अपन को क्या करना होता है, इसके अंदर ये देखना होता है कि सबसे ज्यादा प्रभावी प्रत्यावर्ती घटक कौन सा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आगे समीकरण 1 का द्वितीय पद, फिर आता है कॉमा तृतीय पद, फिर डॉट डॉट लगा देते हैं अपन क्योंकि आगे भी चलता जा रहा है। समय पर निर्भर करते हैं, अगर समय पर निर्भर करते हैं ना तो ये क्या कहलाएंगे, प्रत्यावर्ती घटक कहलाएंगे। अर्थात ये प्रत्यावर्ती घटक होंगे। को फिल्टर के चारों फिल्टर के आपको जितने भी वीडियो बनेंगे वो सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे एग्जाम तक आपको यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो जब भी आप देखना चाहो तो वो आप कई बार पढ़ सकते हो, जिससे क्या हो इसके अंदर दिक्कत ना हो, क्योंकि इसके अंदर से एक क्वेश्चन 101% डेरिवेशन का आएगा, चाहे वो पहला फिल्टर पूछे, चाहे वो चौथा फिल्टर, चाहे दूसरा व तीसरा, ठीक है ना। चलो हाँ जी, अब जो आज ले रहे हैं क्लास, उन्होंने पहले की क्लास नहीं ली, वो पहले की क्लास देख लेना, आज का बड़ा अच्छे से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। चलो समीकरण 1 का द्वितीय पद तृतीय पद ये सब समय पर निर्भर करते हैं, अर्थात ये क्या होंगे, प्रत्यावर्ती घटक होंगे। अब हमें क्या पता करना होता है कि इसके अंदर से ज्यादा प्रभावी प्रत्याघटक कौन सा है, यानी मुख्य रूप से प्रभावी प्रत्यावर्ती घटक कौन सा है। तो उसकी जांच कैसे की जाती है, देखो एक तो जांच करने का तरीका होता है आवर्ती से, और एक जांच करने का तरीका होता है आयाम से। चलो सेकंड पद की यदि मैं आवर्ती देखूं कितनी है, 2 ओमेगा। थर्ड पद की आवर्ती देखूं तो कितनी है, 4 ओमेगा। हमें पता है जब भी कोस के अंदर मान बढ़ते जाते हैं तो वो वैल्यू क्या करता है, कम करता है। तो इसका मतलब कोई पूछे ये वाला मान ज्यादा है या ये वाला मान ज्यादा है, तो अपना आंसर होगा ये वाला मान ज्यादा है। और अपन जो घटक लेने वाले हैं वो ज्यादा मान वाला घटक लेना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे तो धीरे धीरे वैल्यू कम होती जाएगी तो वो संकेत भी कम होता जाएगा। तो हमें तो मुख्य रूप से ज्यादा प्रभावी इफेक्ट है उसको लेना है। तो कोस के अंदर हमने देखा कि जैसे जैसे मान बढ़ता जाता है कोस का मान कम होता जाता है, तो ये वाला ज्यादा प्रभावी है इसके कंपेयर के अंदर। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं आवर्ती से, तो ध्यान देना सारे के सारे। देखो द्वितीय पद व तृतीय पद में आवर्ती का अनुपात, आवर्ती का अनुपात क्रमशः है। अगर आप देखोगे तो दूसरे पद के अंदर आवर्ती है 2 ओमेगा और तीसरे पद के अंदर कितनी है सर, 4 ओमेगा। तो अगर इनका अनुपात ज्ञात करें तो कितना होगा, 1:2 है। कितना है, 1:2, ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि कोस के अंदर बढ़ता हुआ मान कोस की वैल्यू कम करता है, इसलिए ये ज्यादा प्रभावी है इसके कंपेयर के अंदर। अब आ जाओ हम बात करते हैं आगे इसको किससे, आयाम से करते हैं। तो ढंग से देखना, द्वितीय पद एवं तृतीय पद में आयाम का अनुपात, आयाम का अनुपात, हाँ जी देखो आयाम क्या होता है, कोस और साइन के साथ में जो फैक्टर मल्टीपल के अंदर होता है उसे ही हम क्या बोल देते हैं, आयाम। जैसे कोई इक्वेशन दे रखी है y = a sin ओमेगा t, तो a क्या होता है उसके अंदर, आयाम, ठीक है। चलो तो इस वाली इक्वेशन को देखो, cos 2 ओमेगा t का फैक्टर क्या है गुणा के तौर पे, 4em/3 पाई।
तो 4em बटा 3 पाई। चलो फिर अगला क्या है, 4em बटा 15 पाई। 4em बटा क्या हो गया, 15 पाई हो गया। अब सुनो, अगर कोई पूछे इन दोनों के अंदर से बड़ा कौन है, तो हम कहेंगे अब भी ये वाला बड़ा है इसके कंपेयर के अंदर। कैसे, देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 15 को 5 गुणा 3। तो अगर इसको मैं ऐसे लिखूं 5 ब्रैकेट के अंदर 3 पाई, तो 4em बटा 3 पाई इधर भी आ जाएगा और 4em बटा 3 पाई इधर भी आ जाएगा। अगर ये 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 1 बटा 5 हो जाएगा। तो 1:1/5 है। तो बड़ा कौन है इसके अंदर, 1 है। किसके कंपेयर के अंदर, 1/5 के अंदर। इसलिए अब भी ये वाला फैक्टर क्या है, इसके कंपेयर के अंदर ज्यादा प्रभावी है। अगर आप आयाम से देखोगे तो भी ये बड़ा है, और आप आवर्ती के अंदर अनुपात में तो ये बड़ा है, लेकिन क्या है, कोस के अंदर जब भी हम देखते हैं कि जब बड़ा मान आता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए अब भी कौन सा प्रभावी है, ये प्रभावी है। अतः मुख्य रूप से प्रभावी पद कौन सा है, द्वितीय पद है। अतः मुख्य रूप प्रभावी पद द्वितीय पद है। अगर द्वितीय पद है ना, तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्यावर्ती घटक है सर, वो प्रत्यावर्ती घटक कौन सा है, यहां पर 4em बट्टा 3 पाई, और ये हो गया cos 2 ओमेगा टी हो गया। कितना हो गया, cos 2 ओमेगा टी हो गया। अगर आप माइनस को कंसिडर करना चाहो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जब हम परिमाण लेते हैं तो माइनस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, हट जाता है। अब सुनना, ये जो प्रत्यावर्ती घटक है, इस प्रत्यावर्ती घटक को मैं इंडिकेट कर रहा हूं EAC से। रुकना होगी ना, बड़ी काम की चीज बताने वाला हूं। EAC से सुनना सारे के सारे। हाँ जी, मैंने इसको किससे इंडिकेट किया है, स्मॉल EAC से। मैंने अभी इसको कैपिटल EAC से इंडिकेट नहीं किया है। अगर मैं इसको कैपिटल EAC से इंडिकेट कर देता तो मेरे पास में EDC ये रहा और EAC ये हो जाता, दोनों का डिवाइड करता तो मुझे क्या मिलता, रिपल फैक्टर मिलता। लेकिन समस्या ये आ जाती कि वो जो रिपल फैक्टर आता ना, उसके अंदर क्या आता, समय आता। क्या आता, समय आता। तो मेरी बात सुनो, यहां स्मॉल EAC से जो व्यक्त किया गया है, इसके पीछे कोई फिजिक्स तो लगी होगी, कोई तो रीजन होगा, इस कारण इसको स्मॉल EAC से लिखा गया। तो वो सुनो क्या है। देखो अभी ये जो वोल्टता है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। प्रत्यावर्ती है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। लेकिन जो मैं निर्गम में चाहता हूं ना, वो क्या चाहता हूं, टाइम पे डिपेंड ना करने वाली वोल्टता चाहता हूं। अगर मैं आउटपुट के अंदर टाइम पे डिपेंड ना करने वाली वोल्टता चाहता हूं, तो यानी वहां जो मैं प्राप्त करूंगा उसको तो लिखूंगा कैपिटल EAC से, और इसको मैंने किससे लिख दिया, स्मॉल EAC से। क्योंकि अभी भी ये किस पे डिपेंड कर रही है सर, टाइम पे डिपेंड कर रही है। तो अपन को ज्ञात क्या करना है, कैपिटल EAC ज्ञात करना है। कई बार क्या होता है, जब जानकारियां पूरी नहीं होती तो क्या करते हैं, EAC इसको लिख देते हैं और फिर पता नहीं होता डेरिवेशन, दोनों का डिवाइड कर देते हैं और R ज्ञात कर देते हैं। अगर इतना ही आसान होती कैलकुलेशन तो इलेक्ट्रॉनिक्स इतनी आसान थोड़ी होती, ठीक है ना। फिर बताओ, अगर इतना ही होता इजी तो फिर वो इतने सारे पार्ट लगे हुए थे, उसके अंदर कुंडली लगी हुई थी, संधारित्र लगा हुआ था, उनका भी अपना कोई प्रतिघात है, उनका भी कोई प्रतिबाधा बनेगी, उनकी वजह से उनका फैक्टर भी तो यूज होना चाहिए, ठीक है ना। और फिर दूसरी बात हम ये भी तो कहते हैं कि सर RL के समांतर क्रम के अंदर क्या है, कुंडली सॉरी संधारित्र है, तो आउटपुट तो किस पे मिलेगा, संधारित्र पर मिलेगा। हमने आज तक जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 12th के अंदर पढ़े होंगे, डेरिवेशन कहीं पे भी पढ़ा होगा आपने फर्स्ट यूनिट के अंदर, हम क्या देखते थे कि जो आउटपुट हम लेते हैं लोड प्रतिरोध RL पर, उसके समांतर क्रम के अंदर जो होता है उस पर जो वोल्टता होती है वही किस पर होती है, RL पर वोल्टता। अगर मान लो मेरे पास में आउटपुट के अंदर लोड प्रतिरोध RL लगा हुआ है और इस पर मैं आउटपुट ज्ञात कर रहा हूं, और इसके समांतर क्रम के अंदर कुछ जुड़ा हुआ है और उसके अंदर आने वाली करंट मुझे पता है,
तो मैं क्या बोल देता हूं कि RL के समांतर क्रम के अंदर ये जुड़ा हुआ है, तो इस पर जितनी वोल्टता होगी उतनी ही वोल्टता किस पर होगी, इस पर होगी। तो ये जो आपका L अनुभाग फिल्टर था, इसके अंदर क्या था कि RL के समांतर क्रम के अंदर संधारित्र लगा हुआ था, तो संधारित्र पर जितनी प्रत्यावर्ती वोल्टता होगी वही क्या होगी, लोड प्रतिरोध RL पर वोल्टता होगी। तो हम क्या करेंगे, संधारित्र पर प्रत्यावर्ती वोल्टता ज्ञात कर लेंगे, तो हमें लोड प्रतिरोध RL पर क्या मिल जाएगी, प्रत्यावर्ती वोल्टता मिल जाएगी। लेकिन सुनो, वो जो मैं प्रत्यावर्ती वोल्टता ज्ञात करूंगा EAC, उसमें समय नहीं आना चाहिए। अभी ये टाइम पे डिपेंड कर रही है, इसलिए मैंने इसको स्मॉल EAC से लिखा है। जब मैं कैपिटल EAC ज्ञात करूंगा उसके अंदर से ये समय हट जाना चाहिए, और हम देखने वाले हैं कुछ ही देर के अंदर कि ये समय उसके अंदर से हट जाएगा। ठीक है, चलो यहां से लेके यहां तक इसे उतार लो। देखिएगा अब इसके आगे, अभी हमने किसका मान ज्ञात किया है, EAC का मान ज्ञात किया है। अब सुनना बड़ी काम की चीज, जो प्रत्यावर्ती आ रही है, सुनना सारे के सारे, प्रत्यावर्ती आ रही है सबसे पहले कुंडली के अंदर, फिर हमने बात करी संधारित्र के अंदर, और फिर बची हुई किसके अंदर चली जाएगी, लोड प्रतिरोध RL के अंदर। तो हमने ये देखा कि लोड प्रतिरोध RL के अंदर जो प्रत्यावर्ती आ रही है वो बहुत ज्यादा कम मान की आ रही है। अगर ये बहुत ज्यादा कम मान की आ रही है तो अपन इसके प्रभाव को इसके अंदर से हटा देंगे, और हम ये मानकर चलते हैं कि मुख्य रूप से जो प्रत्यावर्ती है वो कुंडली और संधारित्र के अंदर जा रही है। अगेन रिपीट करता हूं, सुनना मेरी बात। देखो, प्रत्यावर्ती आ रही है कुंडली, कुंडली ज्यादा से ज्यादा प्रत्यावर्ती रोक लेती है, हमें पता है। फिर बहुत कम, फिर कम मान की बचती है, उस कम मान की जो प्रत्यावर्ती बचती है वो भी किसके अंदर चली जाती है, ज्यादा से ज्यादा संधारित्र के अंदर। फिर बहुत ज्यादा कम मान की बचती है, तो ये जो बहुत ज्यादा कम मान की है ना, इसके प्रभाव को नेग्लेक्ट कर दो, और ये मान के चलो कि मुख्य रूप से जो प्रत्यावर्ती है वो किसके अंदर आ रही है, कुंडली और संधारित्र के अंदर आ रही है। तो अब ध्यान सारे बोर्ड पे देना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात आने वाली। देखो सुनना, यहां प्रत्यावर्ती मुख्य रूप से, आवाज नहीं, मुख्य रूप से कुंडली एवं संधारित्र में है, संधारित्र में है। ठीक है, चलो आ जाओ, ध्यान सारे के सारे बोर्ड पे दो। मैंने जो लोड प्रतिरोध RL पे जा रही है वो बहुत ज्यादा कम मान की जा रही है, इसका कारण उसका इफेक्ट क्या कर दिया, उसके अंदर से हटा दिया। ठीक है, अब हमने मान लिया मुख्य रूप से किसके अंदर आ रही है, कुंडली और संधारित्र के अंदर, क्योंकि फिल्टर तो यही है ना, कुंडली फिल्टर करेगी और संधारित्र फिल्टर करेगा। वो तो बची हुई कोई लास्ट के अंदर कुछ मान की बचेगी वो जाती है वहां पे, ठीक है ना। तो उसके प्रभाव को मैंने यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया करंट ज्ञात करने के लिए। देखो अब सुनो, इधर हमारी कुंडली लगी हुई थी, बिल्कुल, चलो सुनो, फिर इधर कुंडली लगने के बाद में यहां लगा हुआ होता है संधारित्र, और मुख्य रूप से ये कहां पे आ रही है, अरे ये मुख्य रूप से आ रही है किसके अंदर, इस कुंडली और संधारित्र के अंदर आ रही है। तो सर वोल्टता कितनी है, EAC, स्मॉल EAC। मैं ये जो करंट आ रही है इसको नाम दे देता हूं स्मॉल IAC, स्मॉल दिया है अभी मैंने, इधर भी कितनी, स्मॉल IAC। अब सुनो, ढंग से सुनना, बड़े काम की चीज है। ये है कुंडली, इसका प्रतिघात XL, ये है संधारित्र, इसका प्रतिघात है XC। सर ये दोनों कौन से क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम के अंदर जुड़े हुए हैं। तो सुनो आ जाओ, यहां कुंडली एवं संधारित्र, एवं संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः प्रतिबाधा Z इक्वल टू XL माइनस XC
होगी। सुनना सारे के सारे, बोर्ड पे ध्यान दो, ये बात समझाने जा रहा हूं, ये क्या है सुनना रे। देखो ढंग से देखना, सबका ध्यान बोर्ड पर, और ढंग से सुनना, जो मैं कहने जा रहा हूं उस बात को ढंग से सुनना। देखो आप लोग ने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है एक कुंडली, एक संधारित्र और एक प्रतिरोध आर। परिपथ होता है ना, आवाज नहीं करे। जब एलसीआर परिपथ की जब हम प्रतिबाधा ज्ञात करते हैं तो सर ये आता है √r² XL माइनस XC का स्क्वायर। क्या इसमें प्रतिरोध है? नहीं है। R का मान 0 करो तो Z इक्वल टू कितना आ जाएगा? √XL माइनस XC का स्क्वायर। तो Z इक्वल टू कितना आ गया? XL माइनस का XC आ गया। ठीक है, चलो अब सुनो। हाँ जी, तो यहां पे जो प्रतिबाधा होगी वो Z इक्वल टू कितनी होगी? XL माइनस का XC होगी। ठीक है, हाँ जी। और ज्यादा डिटेल के अंदर बताऊं भाई, ये तो मैंने केवल 12th का फॉर्मूला लिख दिया, अब इस फॉर्मूले को भी डिराइव करके बताऊं पहले कैसे आता है। चलो देखो, हाँ जी, वैसे तो आपको डायरेक्ट याद रखना है Z इक्वल टू XL माइनस XC होगी, लेकिन फिर भी किसी को नहीं पता तो वो देख लो। ये है कुंडली, 12th क्लास में पढ़ के आए होंगे। ये संधारित्र और ये है प्रतिरोध R, यानी LCR। हाँ जी सुनो, कुछ जानकारियां दे देता हूं, 12th क्लास के अंदर मिली होगी, और वो सिंपल सी जानकारी है। देखो यहां पे जो प्रतिरोध R होता है उसके लिए करंट और वोल्ट का दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? डिफरेंस है वो कितना है? 0 होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने, यानी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर होती है। फिर आपने पढ़ा होगा जो संधारित्र होता है ना, और एक कुंडली, संधारित्र के अंदर देखे तो करंट क्या करती है? वोल्टेज से 90 डिग्री क्या करती है? ऊपर की तरफ होती है। यानी इधर होता है आपका, इसका प्रतिघात कितना है? XC, और इसका प्रतिघात ले लिया मैंने XL, तो इधर वोल्टता हो गई E, इसी लिख दूं इसे। ठीक है, और ये कितना इस तरीके से होता है, यानी करंट यहाँ पे क्या करती है? इससे 90 डिग्री क्या होती है? आगे की तरफ होती है। और यदि मैं कुंडली की के अंदर क्या होता है कि करंट वोल्टता क्या होती है? करंट से 90 डिग्री क्या होती है? आगे होती है। ये तो फेजर डायग्राम पढ़ के आए होंगे इनके, अगर तुम्हें याद हो तो यहाँ पे तो क्या करती है? करंट क्या करती है इसके अंदर? तो देखे तो वोल्टेज की तरफ होती है, या फिर ऐसे कह दो वोल्टता से 90 डिग्री पीछे की तरफ, और इसके अंदर कैसी होती है? ऊपर की तरफ होती है। ठीक है ना, चलो डट जा। हाँ जी, अब तीनों के अंदर देखो करंट इधर है, सुनना। कुंडली के लिए देखो वोल्टता ऊपर, संधारित्र के लिए कहां पे है? नीचे की तरफ है। ठीक है, अब सुनना। और प्रतिरोध के लिए इधर की तरफ। अपने पास प्रतिरोध तो है नहीं, लेकिन अभी मान के चलते हैं, बाद में R का मान क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। अगर मैं इसको ऊपर की तरफ बनाऊं तो इसको क्या लिखूंगा सर? मैं ऊपर की तरफ बनाऊं, हटा दूं मैं यहां से, तो EL माइनस EC कर दूंगा। चलो सुनो, इधर है आपका R प्रतिरोध के कारण, और इसका यदि मैं मतलब कि इसका यदि अपन इधर सदिश है ER और इधर है कितना? EL माइनस EC, तो इधर मान लेते हैं अपन थीटा, तो ये हो गया आपका EL माइनस का EC। अब एक काम कर सकते हो आप, इसके अंदर ये ट्राइंगल ले लो, और इस ट्राइंगल के अंदर अपन फॉर्मूला लगा देंगे जो अपन लिखते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधा। फॉर्मूला लगाते हो आप इसके अंदर, तो सुनना मेरी बात, जब अपन इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो सुनो, R है अपना, ये क्या है आपका? EL माइनस EC है, और अगर कोई मुझसे कहे कि आपको कर्ण ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? E0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? ER का स्क्वायर और EL माइनस EC का स्क्वायर। अब सुनो, वोल्टता क्या होती है सर? वोल्टता क्या होती है? वोल्टता होती है आपकी V इक्वल टू IR, यानी करंट गुणा प्रतिरोध। तो इसको भी करंट गुणा प्रतिरोध के रूप में लिखोगे।
इसको भी लिखोगे, इसको भी लिखोगे। अपने पास प्रतिरोध तो होगा नहीं, तो देखो कैसे, मैं बताता हूं। इसको लिखे अपन आई नॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखे अपन आर स्क्वायर, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, प्रतिरोध आर स्क्वायर। और इसको लिखूं मैं एक्स एल, वी इक्वल टू आई आर है ना, तो एक्स एल अपन लिख दिया यहाँ पे वी आई नॉट, और इसको लिख दिया मैंने एक्स सी आई नॉट, क्योंकि इसका प्रतिरोध कितना है एक्स एल और इसका प्रतिरोध कितना है एक्स सी। इसका स्क्वायर कर दिया। अब आई नॉट स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दोगे तो जेड स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अपने पास में यहाँ पे प्रतिरोध है नहीं, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स एल माइनस का एक्स सी हो जाएगा। तो ये तो खैर 12th की जानकारी थी, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको ये दोनों श्रेणी क्रम के अंदर है, तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, जेड इक्वल टू एक्स एल माइनस का एक्स सी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, ये बताने के। अब सुनो, देखिएगा, अब अपन एक काम करते हैं सर, एक्स एल और एक्स सी के मान रख लेते हैं, तो ढंग से देखना, बड़ी काम की चीज है। यहां एक्स एल और एक बात करते हैं एक्स सी की। एक्स एल बराबर कितना होता है, एल ओमेगा। सुनो मेरी बात, हमें पता है पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो आउटपुट मिलता है उसके अंदर आवृत्ति दुगनी मिलती है, तो आप एल ओमेगा नहीं ले सकते, आप एल टू ओमेगा लोगे। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के अंदर और अर्ध तरंग दिष्टकारी में फर्क क्या है, अर्ध तरंग दिष्टकारी के अंदर हमने दिष्टकारी पढ़ाया था, आपको तो बताया था निवेशी और निर्गम की आवृत्ति क्या होती है, अर्ध तरंग दिष्टकारी में सेम होती है, और पूर्ण जाके परेशान करते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 1/c, ओमेगा नहीं होगा, कितना होगा, 2 ओमेगा। बेसिक फॉर्मूला तो एक्सएल इक्वल टू एल ओमेगा होता है, एक्स इक्वल टू 1/c ओमेगा होता है, लेकिन ओमेगा की जगह आपको क्या लेना है, 2 ओमेगा लेना है। क्यों लेना है, पूर्ण तरंग दिष्टकारी का जो आउटपुट होता है उसके अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, दुगनी होती है, ठीक है। चलो आ जाओ सर, धारा बराबर क्या होता है, वोल्टता बटा प्रतिबाधा, यही होता है ना। चलो आ जाओ, धारा क्या है, IAC, वोल्टता क्या है, EAC, और क्या है, जेड। तो IAC इक्वल टू EAC बटा जेड का मान कितना है, XL माइनस XC। तो IAC इक्वल टू EAC बटा XL कितना है, L2 ओमेगा। और ऐसे भी आप ध्यान रखो, हमने XL का मान XC से ज्यादा रखा था। L अनुभाग फिल्टर के अंदर मैंने एक लाइन लिखवा रखी है, कुंडली का प्रतिघात संधारित्र के प्रतिघात से उच्च रखा गया है, तो XL माइनस XC होगा, ठीक है। तो ये हो गया सर आपका C2 ओमेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, बड़ा सिंपल है, वो क्या है, देखो IAC इक्वल टू EAC, और इसका एलसीएम ले लो तो कितना आता है, 2 ओमेगा C। तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा C गुणा 2 ओमेगा L माइनस का 1, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो IAC इक्वल टू हो गया EAC और 2 ओमेगा C बट्टा कितना हो गया, 2 दूना 4 ओमेगा स्क्वायर LC माइनस का 1। इसको दे दो समीकरण नंबर कौन सा, कहां तक आ गए, उस EAC को समीकरण नंबर दे देना कौन सा, तीसरा, तो इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 4, और समीकरण 3 से मान किसके अंदर रख देंगे, 4 के अंदर रख देंगे, फटाफट खींचता हूं।